सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके। नर के मन में खम ठीक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। कल कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान का पेपर है, उसी को ध्यान में रखते हुए प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र का निगमन का डेरिवेशन बता दे रहे हैं। संभवतः यह आ सकता है, हमारा यह एक प्रिज्म है जिसका यह प्रिज्म कोण है और हम इसको इंडिकेट कर देते हैं ए से। यहां से कोई प्रकाश की किरण इस प्रिज्म की सतह पर आपतित होती है, थीटा कोण पर आपतित होती है। तो आपतन होने के लिए हमें जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है उस बिंदु पर अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं और पढ़ चुके हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः यह प्रकाश की किरण इस सरल रेखा में न जाकर के, यह प्रकाश की किरण सरल रेखा में न जाकर के अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। यह प्रकाश की किरण सरल रेखा में न जाकर के अपने मार्ग से घूम जाएगी। अब इस रेखा पर नहीं जाएगी बल्कि क्या हो जाएगी, अविलंब की ओर झुक कर जाएगी, इस पथ पर आएगी। लेकिन जब यहां से इधर आती है तो फिर से विरल में आ जाती है। पहले क्या था, विरल था, विरल से कांच में आ रही थी। कांच सघन होता है वायु की अपेक्षा। तो जब विरल से सघन में प्रवेश की तो अविलंब की ओर झुक गई। फिर से कांच से अब वायु में प्रवेश कर रही है, अर्थात सघन से विरल में जा रही है। और जब विरल में जा रही है तो जिस बिंदु से वह विरल माध्यम में प्रवेश करती है उस बिंदु पर फिर से एक अविलंब खींच देते हैं, क्योंकि प्रकाश का विचलन अविलंब से ही होता है और अविलंब से ही मापा जाता है। तब अब ये प्रकाश की किरण इस दिशा में सीधी न जाकर के अपवर्तन के नियमानुसार अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अविलंब से दूर हट जाएगी, अर्थात इस पथ पर ना आकर के इस पथ से कुछ इधर हट जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जिधर से प्रकाश किरण जाती है प्रिज्म से अपवर्तन के बाद फिर उधर ही लौट आती है। यदि हम इस आपतित किरण को आगे बढ़ा दें तथा अपवर्तित किरण को पीछे हटा दें, तब ये दोनों कोण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु पर जो कोण प्राप्त होता है वह कहलाता है विचलन कोण, और विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, या हम डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं, इसे पूरा मिला देते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। यदि परीक्षा में विचलन कोण किसी कहते हैं तो आपतित किरण को आगे तथा अपवर्तित किरण को पीछे हटाने पर जो कोण प्राप्त होता है, या जो एक दूसरे को, जहां पर दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो प्रतिच्छेद बिंदु पर प्राप्त होने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। अब यह आपतन कोण को यदि आई से प्रदर्शित कर दे स्नेल के नियम से, ऐसे यदि अविलंब इधर से प्रकाश किरण आती है इधर आती है तो इसे आपतन कोण कहते हैं, इसे अपवर्तन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण को आई से प्रदर्शित कर दे और ये अविलंब के साथ बनने वाला अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित कर दे। उसी प्रकार से ये अपवर्तित कोण को आई डैश से प्रदर्शित कर दे, अपवर्तित कोण को आई डैश से प्रदर्शित कर दे तो ये आपतित कोण क्या हो जाएगा, आर डैश। अब देखते हैं, नामांकन इसका कर देते हैं। ये हमारा मान लेते हैं बिंदु P है, ये हमारा मान लेते हैं बिंदु Q है, ये हमारा मान लेते हैं बिंदु R है, और ये हमारा बिंदु मान लेते हैं S है। तब त्रिभुज P R S में, त्रिभुज P R S में ये कोण I है, ये वाला कोण R है, परंतु जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है, अर्थात ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होता है।
उसी प्रकार से यदि ये पूरा कोण आई है तो ये पूरा कोण भी क्या होगा, आई ही होगा। लेकिन इसमें इतना कोण आर है तो ये शेष इतना कोण क्या हो जाएगा, आई माइनस आर। उसी प्रकार से यदि ये पूरा कोण आई डैश है, ये इतना कोण आर डैश है, तो इतना कोण क्या हो जाएगा, आई डैश माइनस आर डैश। तब त्रिभुज पी आर एस में डेल्टा बराबर आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। कैसे? तो किसी त्रिभुज का बहिष्कोण दो सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो ये बहिष्कोण है और ये दोनों सुदूर सबसे दूरी पर बने अंतःकोण के योग के बराबर होता है। यदि कोई ये त्रिभुज है ऐसे, यदि इसकी किसी एक रेखा को बढ़ा दिया है, ये बाहर बना कोण बहिष्कोण कहलाएगा और यह बहिष्कोण इस त्रिभुज के सबसे दूर बने कोण के योग के बराबर होगा, अर्थात इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। उसी प्रकार से यह क्या है, बहिष्कोण है अर्थात बाहर बना हुआ कोण है, तो यह बाहर बना हुआ कोण अपने सबसे दूर पर बने अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होगा ये कोण। ठीक, इसको सरल कर देते हैं। तो डेल्टा पर क्या हो जाएगा, आई प्लस आई डैश माइनस आर डैश, या डेल्टा यम बराबर आई प्लस आई डैश, माइनस का मान लेते हैं आर प्लस आर डैश। इसे कर देते हैं समीकरण नंबर 1। अब फिर ले लेते हैं इसमें त्रिभुज पी क्यू आर में, या ऐसे लेते हैं चतुर्भुज ए पी क्यू आर ए में, चतुर्भुज ए पी क्यू आर ए में चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तब ये तो अभिलंब है 90 अंश होगा, ये भी अभिलंब है 90 अंश होगा। इस कोण का और इस कोण का योगफल भी क्या होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। और दिक्कत ये जो है इस पर खींची गई सरल रेखा अर्थात अभिलंब खींचा गया, तो ये कितने अंश का कोण बना है, 90 अंश का खींचा गया है। ये यदि खींचा गया है तो इस पृष्ठ के साथ ये कितने अंश का कोण बना रहे थे, पूरा कोण 90 अंश का बन रहा है। तो ये 90 और 90 180, तो इन दोनों का योगफल 180 अंश होना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 अंश 360 अंश होता है। तो 90 90, तो ये दोनों का योगफल 180 होगा, तभी तो 180 180 360। तब क्या हो जाएगा, कोण ए प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। कोण ए प्लस कोण क्यू बराबर 180 अंश। अब ले लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में, इसको समीकरण नंबर 2 मान देते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 अंश। इसे मान देते हैं समीकरण नंबर 2, अरे समीकरण नंबर 3। तब समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 में इस कोण और इस कोण का योगफल 180 अंश है। समीकरण 3 में कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R का योगफल भी क्या है, 180 अंश है। अर्थात इन दोनों समीकरण का यदि दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब क्या हो जाएगा,
कोण ए प्लस कोण क्यू, कोण ए प्लस कोण क्यू बराबर कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर। तो कोण आर कोण क्यू और कोण क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल। तब कोण ए बराबर कोण पी प्लस कोण आर। तो कोण ए बराबर कोण पी का मान क्या है आर, अब प्लस कोण क्यू का मान क्या है आर डैश। अब अल्पतम विचलन के लिए, अल्पतम विचलन के लिए यदि विचलन कोण का मान बहुत कम हो तब डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा डेल्टा एम, आई बराबर क्या हो जाएगा आई डैश और आर बराबर क्या हो जाएगा आर डैश। तब यदि हम आर की जगह पर आर डैश लिख दिया अथवा आर डैश की जगह पर आर लिख दिया तब क्या हो जाएगा यहाँ पर कोण ए बराबर आर प्लस आर डैश है तो आर डैश की जगह पर क्या लिख देते हैं आर लिख देते हैं। तब कोण ए बराबर क्या हो जाएगा 2r या r बराबर क्या हो जाएगा a बटे में 2। इसे मान देते हैं समीकरण या ऐसे रख देते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तब इसे मान देते समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 से आर प्लस आर डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 से रखने पर तो समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण क्या है समीकरण 1 है डेल्टा बराबर आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश। आर प्लस आर डैश का मान कितना है ए है तो करेंगे माइनस ए। अब डेल्टा यम बराबर जैसे ये था अल्पतम विचलन की स्थिति से डेल्टा बराबर डेल्टा यम, तो डेल्टा का जब क्या लिखेंगे डेल्टा यम आई प्लस आई डैश का जब क्या लिख देंगे आई माइनस ए, या डेल्टा यम बराबर 2i माइनस ए, या इसको उधर कर देते हैं तो 2i बराबर डेल्टा यम माइनस ए उधर क्या हो जाएगा प्लस ए, या आई बराबर डेल्टा यम प्लस ए बटे में 2। अब अनुभव का होता है बटने ना बा पहले ही से स्नेल के पहले ही से ऊपर जानकारी बा आदमी के ई बात नियम से स्नेल का नियम क्या है साइन आई बटे में साइन आर बराबर यम, या यन बराबर ऐसी कर देते इसी को यन बराबर साइन आई बटे में साइन आर। तब क्या हो जाएगा यन बराबर साइन आई का मान क्या है डेल्टा यम प्लस ए बटा में 2, तो लिख देते हैं डेल्टा यम प्लस ए बटे में 2 और बटे में साइन आर का मान क्या है ए बटे में 2, तो बटे में क्या हो जाएगा ए बटे में 2, यही क्या हो जाएगा
पतले प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र। मेरे YouTube वीडियो को देखिए, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। इतने बच्चे को पढ़ा है अभी, अब तक से मेरे केवल 26 सब्सक्राइबर हैं। व्यूअर 45-50 हो जा रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइबर 50 नहीं हो रहे हैं। मुझे पता है कि आप ही लोग देख रहे हैं, तो आप ही लोग लाइक कर दीजिए। किसी दूसरे के मोबाइल लेकर के लाइक कर दीजिए। हमारा लाइक केवल बढ़ाना है, सब्सक्राइब केवल बढ़ाना है। बढ़ा दीजिए ताकि हम भी लाइव चला सके क्लास। लाइव क्लास चलाने के लिए कम से कम 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए। 100 से अधिक बच्चे को पढ़ा दिए हैं। धन्यवाद।